नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इनका सेंटेंस, अक्यूज्ड का सेंटेंस सस्पेंड करा दिया जाए, उस पे स्टे लगा दी। तो एक ब्रीफ स्नैपशॉट में, जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था, देखते हैं कि कानून क्या कह रहा है। राइट, तो 389 या 430 CRPC BNSS के अंदर ये कहा गया है कि सर देखिए, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं कि सर देखिए कि मैंने अपील लगा रखी है और मुझे काफी टाइम से मैं अंदर हूं। आप जब तक अपील डिसाइड करें, आप मुझे बाहर जाने दें। मतलब यू प्लीज सस्पेंड माय सेंटेंस, आप मेरे से बेल ले लीजिए, जब जब आप ट्रायल पे बुलाएंगे तब तब मैं आ जाऊंगा। ये अपैलेट कोर्ट के पास पावर है, डिस्क्रिशनरी है। वहां पे वर्ड मे लगा हुआ है सेक्शन में। शैल होता तो उनको ये काम करना ही करना पड़ता, बट मे है तो कोर्ट की मर्जी है, वो आपका सेंटेंस सस्पेंड करें या ना करें। अब मेन जो आर्ग्यूमेंट जो एक्यूज्ड की साइड से उठा था वो ये उठा था जी कि देखिए, आपने मुझे पॉक्सो के अंदर कन्विक्ट करा है। पॉक्सो में सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, अगर एक नॉर्मल आदमी इन द सेंस जिसके पास स्टेटस नहीं है, पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो विक्टिम को डोमिनेट नहीं करने की पोजीशन में नहीं है, अगर उसने किसी बच्चे के साथ ये उल्टी सीधी हरकत या उल्टा सीधा ऑफेंस जो करा, दैट विल बी कॉल्ड एज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और यहाँ पे जो सजा है उस टाइम पे 7 इयर्स की थी और आज 2019 के अमेंडमेंट से 10 साल की कर दी गई है। ठीक है जी, मैं IPC वगैरह अभी एंसिलरी लॉज के अंदर अभी आऊंगा, बट दिस इज द मेन बेसिकली आर्ग्यूमेंट। 5 के अंदर इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्रेवेटेड sexual assault by aggravated penetrative sexual assault by people who have power or technically speaking dominance. they had a chance, जिसके अंदर बेसिकली बच्चे के साथ अगर तुमने, ये लॉजिक है स्टैट्यूट के पीछे कि अगर तुमने ये सेक्सुअल असॉल्ट करी तो पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा देंगे। तो एग्रेवेटेड ऑफेंस है, तो इस ऑफेंस नेट है सेम ही एट इट्स कोर, एट इट्स विथ इन सब्सटेंस। बट अगर आपने करी विद स्पेशल स्टेटस एंड पावर तो आपको 20 इयर्स या लाइफ आपको मिलेगी। इनका ये कहना था, मेन जो आर्ग्यूमेंट है कोर क्रक्स में, कि जी ऐसा है, मेरी अगर अपील में, क्योंकि अपील में हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि मैं इस कैटेगरी ऑफ पर्संस के अंदर तो फिट नहीं बैठता हूं, तो आइए आज देखते हैं कि पहले इस कैटेगरी ऑफ पर्संस में है कौन कौन। ठीक है जी, फिर आप ही मुझे बताइएगा कि क्या MLA को एग्जेम्प्ट होना चाहिए यहां से नहीं। जरा एक बारी 3 और 4 देख लेते हैं। तो कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए सेक्शन में अंतर समझिएगा इसके अंदर। यहां पे कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और यहां पर इधर 5 के अंदर देखो, whoever being a पुलिस ऑफिसर। ठीक है जी, whoever being a पुलिस ऑफिसर, पहली कैटेगरी पुलिस ऑफिसर ने ये काम करा है, चीज सेम ही। ये जो घिनौनी जो हरकत करी पुलिस ऑफिसर ने अगर करी तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ओके, पहले बात याद रखना, पुलिस ऑफिसर करी। whoever being a member of the armed forces or security forces, ये लोग भी इसके अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लिसिटली हैं कि भाई आप मिसयूज मत करना, क्योंकि आपकी स्टेटस, रैंक, पोजीशन, पावर अलग है। राइट, अच्छा, फिर कहते हैं whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child। तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि मैं तो जी MLA था, मेरी अपील के अंदर अगर आपने ये डिसाइड कर दिया ना कि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, जो हमने आर्ग्यूमेंट लगा रखा है जिसपे आप डिसीजन अभी नहीं दे पा रहे, तो मैं इस सेक्शन के परव्यू से बाहर आ जाऊंगा। और अगर मैं इस सेक्शन के परव्यू से बाहर आ गया तो मैं सीधा सीधा सेक्शन 4 में आप मुझे पनिश कर पाएंगे। और 4 में क्या दे रखा है, ये आपका 4 में जो पनिशमेंट जो है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है जी, 10 ईयर्स। और यहां पर 10 ईयर्स, मैं तो 7 साल ऑलरेडी काट चुका हूं, और जब मैंने ऑफेंस कमिट करा था एज एन एक्यूज में, तब पनिशमेंट 7 साल की थी, तो मैं तो 7 साल और 5 महीने ऑलरेडी काट चुका हूं। क्योंकि अगर अपील में आपने यहां पे मुझे फिट करा दिया तो एक्सेसिव पनिशमेंट का टाइम, अगर आप मुझे 3 साल और रख लेते हैं मेरी अपील
को डिसाइड करते करते वो मेरे को मेरा जिंदगी का समय आप वापस कैसे देंगे। तो हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा था कि ऐसा है, क्या पता ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में ना बैठते हो क्योंकि ये एमएलए हैं, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे यार ये अब इसके अंदर जरा फिलोसफी ऑफ लॉ, मेरा जो पिछले लेक्चर में काफी 2-4 कमेंट भी आए थे कि आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको फिलोसफी ऑफ लॉ समझाना चाहता हूँ कि हाईएस्ट लेवल पे इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। मेरी ऑफ कोर्स किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, मैं सिर्फ कानून समझाने के लिए हूँ। और केस में प्रोसिक्यूशन की साइड पे भी बीच बीच में थोड़े बहुत स्टोरी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रही, ऐसा कोर्ट ने कहा, राइट। अब जरा इसमें से फिर से देखना, पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, अब ये इनका आर्ग्यूमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा भाई पुलिस ऑफिसर तो पब्लिक सर्वेंट है, पटवारी भी शायद पब्लिक सर्वेंट, लेकिन एमएलए कैसे पब्लिक सर्वेंट नहीं हो रहा, अभी उसका भी स्टैट्यूट दिखा दो। खैर, एनी विच वे, whoever being on the management or on staff of a jail, ये भी भैया पब्लिक सर्वेंट, ग्रेट वर्क। whoever being on the management staff of an educational institute or religious institute, ये भी भैया, ये इसके अंदर सेक्शन 5 के अंदर फिट बैठ रहे हैं, राइट। ये सारे के सारे 5 के अंदर अलग अलग हमने कैटेगरी दे दी, पब्लिक सर्वेंट को हमने डिफाइन नहीं करा एग्जैक्टली। अब सेक्शन 2 पॉक्सो का ये कहता है कि जो चीज यहां डिफाइन ना हो उसको तुम आईपीसी में देख लेना, जेजे में देख लेना, सीआरपीसी में देख लेना और आईटी में देख लेना, इन 4 एक्ट में देख लेना। इन चारों में कहीं नहीं कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट एमएलए। लेकिन अब ये हो गई टेक्निकलिटी, ये हो गया लीगल लैकूना, ये हो गया लूप होल, बेसिकली एक एस्केप रूट जो यूजुअली सीनियर एडवोकेट्स यूजुअली आर्ग्यू करते हैं बिफोर अ कोर्ट ऑफ। ग्रेट वर्क। खैर, अभी आते हैं स्टाफ, ठीक है जी। whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, ये भी सेक्शन 5 में इनको पनिशमेंट दी जाएगी। penetrative यूजुअली यूजिंग डेडली वेपन्स, यूजिंग कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मार पिटाई कर रहे हैं, ठीक है जी। physically incapacitates the child in case of female child, makes the child pregnant, etc., causes the death of a child। तो बेसिकली सारे सिवियर वाले जो यहाँ पे काम इन्होंने करा दिए। अच्छा, फिर कहता है whoever taking advantage of a child's mental or physical disability, child more than once or repeatedly, assault on a child below 12 years। तो बेसिकली जहां पे भी आपने घनघोर काम करा है वहां पे भी आपको पकड़ रहे हैं, और अगर आप पोजीशन में हैं तो भी आपको पकड़ेंगे। अच्छा जी, कहता है अब whoever being in a position of trust or authority, whoever being in the ownership, management or staff of any institution providing services to the child। मेरा पॉइंट यह है कि ये लिखा ही क्यों गया था, ये लिखा इसलिए गया था क्योंकि आप विक्टिम के ऊपर थे, इन द सेंस कि आप पोजीशन में हैं, उसमें डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तो आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। ये इसका लॉजिक है, ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं नहीं एमएलए तो वहां पर लिखा नहीं हुआ तो इसलिए एमएलए तो एग्जेम्प्ट है। यहां पे पब्लिक गुस्सा खा जाती है, लेकिन कोर्ट पब्लिक के हिसाब से तो चलता नहीं, कोर्ट तो कानून के हिसाब से चलता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर कानून हमें चाहिए ही क्यों, ये हमें देखना है। ओके, बाकी यहाँ पे अलग अलग। अच्छा, अब दूसरा जो कैटेगरी है वो कह रहा है whoever being in a position of trust or authority, तो वो कह रहे हैं चलो ट्रस्ट और एमएलए क्या ट्रस्ट और अथॉरिटी में नहीं है। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट सीबीआई की साइड से है, राइट, कि आप इसको इंटरप्रेट करिए जी, राइट। ये अलग अलग बेसिकली आपके कैटेगरी यहां पे दे रखे हैं, और पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड इज फॉर लाइफ। तो इनका मेन आर्ग्यूमेंट अक्यूज्ड का ये था कि अगर मेरा केस अपील में यहां फिट हो गया ना जी, तो मैं जितनी सजा था मैं काट चुका हूं, तो आप मेरा बीच के लिए सेंटेंस सस्पेंड करिए, अपील डिसाइड करिएगा, देख लीजिएगा मैं इस वाले में बैठ रहा हूं फिट या इस वाले में बैठ रहा हूं फिट। अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट द लॉ इज, ठीक है जी। ओके, अच्छा, एक सेक्शन हमने और देखना है, एक सेक्शन और देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर कहा गया है ये बात। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कह रहा है द वर्ड्स यूज्ड एक्सप्रेस यूज्ड हियरइन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईपीसी एटसेट्रा, बट डिफाइंड इन आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एंड आईटी shall have the meaning respectively assigned to them in the said codes। अब ये तो एक्ट नहीं कह रही कि a public servant is a MLA। अब एक केस लॉ है एलके अडवाणी का, उसके अंदर कहा गया कि MLA is falls under the definition of public servant but prevention of corruption act, उस एक्ट का यहाँ कहीं नाम नहीं है, राइट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कानून का पॉइंट क्या है, लाइक क्योंकि मुझे फिलोसफी और ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट, हम लोगों ने ये डिस्टिंक्शन कार्व आउट क्यों करी हुई है। हम लोगों ने इसलिए डिस्टिंक्शन कार्व आउट करी है कि अगर आप एक पर्सन हैं जो कि एक स्टेटस, पोजीशन, अथॉरिटी में हैं, तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी, है ना।
लेकिन आप कह रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करके बताया कि तो एक पुलिस ऑफिसर, पटवारी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सब, लेकिन एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये तो फिर उल्टी इंटरप्रिटेशन हो गई। द लॉ फेल्स। ये जो डिस्टिंक्शन जो हमने बनाई इस पॉक्सो के अंदर, अब एक जज की बेंच कह सकते हैं कि भैया ऐसा है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है मैं तो वही फॉलो करूंगा। दूसरे जज की बेंच कह सकते हैं कि नहीं, फिर हमने कानून बनाया ही क्यों है? बिकॉज वी हैव वेरियस टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन टू लुक इनटू द लॉस। अंडरस्टूड? ये बात कहां पे आ रही है कि हमारे पास बहुत सारी डॉक्ट्रिन, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं दैट वी कैन रीड इनटू स्टैट्यूट्स, दैट इज क्लासिकली नोन एज जज मेड लॉ। अगर ये जज मेड लॉ नहीं होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कहां अभी तक अमेंड हो चुकी। आज तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ने बचा रखा है, नहीं तो अटेम्प्ट तो बहुत सारे किए गए थे 1960s 70s में कि ये पुरानी किताब को हटाओ यहाँ से और ऑलमोस्ट एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी जाए इस देश के अंदर। बचाने तो सुप्रीम कोर्ट ही आया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट अब इस पॉइंट पे कि वेदर वी शुड रीड पब्लिक सर्वेंट इनटू सेक्शन 5, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट नाउ। अंडरस्टूड है बात? अच्छा, एक सेक्शन और है जो रेलेवेंट है वो पॉक्सो से, उसका नाम है 42A, जिस पे रेगुलर बहस हो रही है वकीलों से। तो 42A जरा देख लेते हैं। 42A क्या कह रहा है? कहता है क्योंकि अमेंडमेंट से आया है तो A है तो अमेंडमेंट से आया है। Act not in derogation of any other law. The provision of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. In case of any inconsistency, the provisions of this act shall have the overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency. ठीक है जी? कह रहा है वो हम किसी भी लॉ को नीचे तो नहीं कर रहे या उसका इफेक्ट कम नहीं करेंगे अगर कोई स्टैट्यूट यहाँ से कोई सेक्शन क्लैश हो रहा, लेकिन अगर दो सेक्शन अगर आप आमने सामने रखें तो ये वाला सेक्शन जो है पॉक्सो का, इट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड है ये बात? तो यहाँ पे इसको लिंक करके भी आर्ग्यूमेंट करा जा रहा है कि भैया व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 अगर एमएलए को आप ये नहीं गिनते या एमपी को आप नहीं गिनते कि ये पब्लिक सर्वेंट है तो नॉर्मल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर गिनेंगे क्या आप? दैट इज द पॉइंट। और जुडिशरी में पब्लिक का ये भरोसा है कि वो ऐसी इंटरप्रिटेटिव टूल्स या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर कोर्ट के भी हाथ कानून से बंधे होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली बैड इन लॉ। अगर आप ओवरऑल ऊपर से देखेंगे, दे हैव डन व्हाटएवर इज लीगली करेक्ट, लेकिन क्या न्याय के हिसाब से ठीक है कि आप सेक्शन 5 के अंदर पब्लिक सर्वेंट ना देखें? दैट इज अ मैटर फॉर डिबेट एंड दैट इंटरप्रिटेशन आई लीव टू यू whether this should have been done or not। ठीक है जी? तो होपफुली लॉजिक समझ में आ गया। ये फंस रखे हैं इन सेक्शनों में, अपील में ये फंसना चाहते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं जी मैं तो यहाँ पे और मैंने सजा काट ली है तो मेरे को बाहर भेजिए। अब आज के सुप्रीम कोर्ट के, होपफुली द केस इज नाउ क्लियर, आज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो अगर, और अच्छा एक चक्कर ये है कि दूसरे केस में 204 पार्ट 2 आईपीसी में ऑलरेडी सजा काट रहे हैं विक्टिम के फादर के कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे 304 पार्ट 2 के अंदर होता गया है कि सबसे जो हल्की जो पनिशमेंट जो मिल सकती है, बेसिकली नॉलेज, बड़ा ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के अंदर अंतर, बट इनको जो ये जो सजा जो काट रहे हैं दैट इज कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज हिज एक्ट ही न्यू, मतलब नॉलेज, ऐसा कहा गया है कोर्ट में। अगेन कमेंटों में लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं एज इफ आई हैव एनी पर्सनल एनिमिटी। मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं सिर्फ कानून समझाऊं, दैट्स अबाउट इट। बट मेरा एक और काम है कि क्रिटिकल रीजनिंग जैसे सेक्शन 5 के अंदर डिस्टिंक्शन भी समझाऊं। सिर्फ मेरा ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ एक बता दूं कि सेक्शन 5 में लिखा है कोर्ट को ये फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्री करा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सेक्शन 5 से एमपी एमएलए को एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अब इस पे जो भी डिसीजन आएगा वो लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगी और आर्टिकल 141 डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस के चक्कर में बाकी सबको माननी पड़ेगी। ठीक है जी? तो आज ये इन्होंने कहा है कि एक काम करो, ये जो याचिका थी, अपील बाय द वे वहीं की वहीं, ये जो डीएचसी में जो याचिका थी 389 वाली, इस पे स्टे लगा दो। और आज इन्होंने एक और कमेंट्री करी कि देखो अगर ये बाहर आ जाता तो हम इनको जाने देते। लिबर्टी जो है, एक्यूज्ड को हमने लिबर्टी दे दी, इज फ्री टू वॉक। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज अवेलेबल टू एवरीवन whether you are in jail, whether you are not in jail. Article 21 especially. Article 21 is of course right to life.
लेकिन ये आदमी एक्यूज्ड भैया जो हमारे हैं वो यहाँ पर भी अभी सजा काट रहे हैं, तो वो बाहर आए नहीं, ये तो सिर्फ सस्पेंशन हो गई पेपर पे। तो कह रहा है जी इस पे स्टे लगा दो, पहले मुझे ये चेक करने दो कि ये सेक्शन 5 से मैं एमएलए, क्योंकि अगर मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया फिर तो ये सजा इस केस में काट चुके, इनका बाहर आने का टाइम इस केस में हो जाएगा, फिर वो जब 7 वाले केस में इस वाले केस का भी टाइम निकाल देंगे, फिर अब वो बाहर आ जाएंगे। खैर, लेकिन अब मुद्दा ये होगा कि लेट मी चेंज द स्क्रीन, मेरी शानदार हैंडराइटिंग के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अब तो, कि सेक्शन 5 सी और पी क्लॉजेस में यहां पर और यहां पर MLA/MP को हमने, जबकि स्टैट्यूट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन गोइंग बिहाइंड द एक्ट, लुकिंग एट द पर्पस ऑफ द एक्ट, वेदर वी वांट टू इंक्लूड देम हियर, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करके देगी। अपील अभी भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और फिर उसके बाद अगर केस को जाना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अंडरस्टूड? ये सिर्फ अभी ये डिसाइड करके देंगे कि ये है कि नहीं, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ लॉ एट द एंड ऑफ द डे। इसी पे वकील बहस कर रहे हैं। क्या वकील बहस कर रहे हैं? एक्यूज्ड का वकील कह रहा है कि मैं, चलिए दोबारा लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप। एक्यूज्ड का वकील कह रहा है कि सर मैं सेक्शन 3 वाला पर्सन हूं, और इसलिए मुझे आप सेक्शन 4 वाली सजा, और वो सजा मैं काट चुका हूं, वो मैं सजा काट चुका हूं जी। ठीक है जी, आपने कहा था जी जब मैंने ऑफेंस करा था तो 7 साल की पनिशमेंट, मैं 7 साल काट चुका हूं, 7 साल 5 महीने में काट चुका हूं। और सामने वाले वकील क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर ये सेक्शन 5 वाला आदमी है, जो यहाँ पे जो पर्सन्स की जो लिस्ट है विद स्टेटस एंड पावर एंड अथॉरिटी, ये यहाँ वाला आदमी है, आप इसको यहां पे आप रखें। अंडरस्टूड? और फिर उसके हिसाब से तो इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो सेंटेंस सस्पेंड करने की जरूरत ही क्या है। एक्यूज का वकील कह रहे हैं भैया ना तो इनमें, या ना तो ये माइनर थी, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, कभी कोई कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ हद तक ये बात एक्नॉलेज करी, सुप्रीम कोर्ट ने इस सब पे अभी कुछ नहीं बोला है, और वो बोलेंगे भी नहीं। वो सिर्फ अपना काम करके देंगे कि भैया ये पॉइंट ऑफ लॉ उठाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, और फिर वो कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट जी आप अपील डिसाइड करें, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड। अब ये केस यहां से आगे प्रगति करेगा, या आगे यहां से प्रोग्रेस बेसिकली इस केस की होगी। अंडरस्टूड है ये बात? सो होपफुली दिस इज हाउ लॉ वर्क्स, राइट? तो इसके अंदर जो, जब आप स्टैट्यूट के पीछे जाने की क्षमता रखना शुरू कर देते हैं, तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल बेसिकली शुरू हो जाती है कि क्या हम एक पुलिस वाले, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के मेंबर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर, बाकी सारे जितने लोग हम सोच सकते हैं उनको तो हमने सेक्शन 5 के अंदर है, लेकिन MLA MP एग्जेम्प्ट है क्योंकि वहां लिखा नहीं हुआ। और वहां क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि सेक्शन 2 कहता है आप ये 4 एक्ट में रेफर कर लीजिए, और 4 एक्ट में तो MLA इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। और एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की खुद ही है, उसका नाम है एंथोले वर्सेस नायक, बड़ी पॉपुलर सा केस, उसमें कहा गया MLA इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अब वो यूज करके तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कानून की पेचीदगियों पे बहस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्याय बेसिकली पीछे रह जाता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जैसे कि पिछले वीडियो में भी काफी सारे कमेंट्स आए थे कि नहीं जी इस केस में बहुत ज्यादा फैक्ट्स डूबियस हैं, ये है वो होंगे, आई डू नॉट नो। मेरे का सिर्फ काम है सस्पेंशन से। देखिए पोलाइट डिसएग्रीमेंट, एज लॉन्ग एज द लैंग्वेज इज सिविल, आई वेलकम इट, मतलब आई मोर पावर टू यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)A में हम सबके पास है। एंड लॉ तो सारी बात ही इंटरप्रिटेशन के ऊपर लड़ाई की है ना। एक साइड कहेगी कि मैं इस शब्द को द वर्ड पर्सन के अंदर ये वाले जैसे MLA इंक्लूड करता हूं, दूसरी साइड कहेगी मैं नहीं करता हूं। बड़ी सिंपल सा कानून जो है वो सारा का सारा शब्दों की डेफिनेशंस के ऊपर लड़ाई है, और उसी के ऊपर सारी की सारी बातचीत है, क्योंकि मैंने जो कहा तुमने क्या समझा और उसको समझ के क्या अप्लाई करा इज इक्वल टू लॉ ओनली। इसीलिए सारे लॉ एंट्रेंसेस में इतनी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट होती है। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी है, आप एक अच्छा वकील बनने की क्या बोलते हैं क्षमता रखते हैं। और अगर उसके बाद पेन गिर गया, खैर एनी विच वे, और अगर आप में न्याय सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करने की क्या बोलते हैं कैपेसिटी है, जिसमें आप दोनों साइड बेसिकली
बायस ना रख के आप दोनों साइड, दोनों पक्षों को बड़े ओपन माइंड से सुन सकते हैं और एक पोजीशन दे सकते हैं, एक ओपिनियन दे सकते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा जज बन सकते हैं। और जुडिशरी के एग्जाम्स में जब तैयारी कराता हूँ, जब पढ़ाई कराता हूँ, तो यही कहता हूँ कि भैया आपको बहुत सारी जो चीज है आपको दिमाग में रखनी है कि यू एज अ जज नीड टू बी, तभी शायद एक्चुअली इन्होंने जो 3 ईयर प्रैक्टिस क्लॉज जो लाए, 1.5 साल का होना चाहिए था, बट 3 साल कर दिया, विच इज लाइक टू लॉन्ग, कि बच्चा केवल किताबें पढ़ के, थोड़ी सी जिंदगी भी आनी चाहिए, क्योंकि जज बनना अपने आप में बहुत एक प्रेस्टिजियस, एक पावरफुल सी पोजीशन है, जिसके ऊपर आपके पास पावर है दूसरों की जिंदगी के ऊपर। तो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड माइंड विच ओनली कम्स विद टाइम एंड मैच्योरिटी। एंड खैर, प्रैक्टिस क्लॉज के बारे में ना ही बात करें, I'm not exactly in favor of the 3 year practice clause, but 1.5 साल तो of course प्रैक्टिस देखी होनी चाहिए, बट 3 साल तो बिल्कुल भी नहीं। बट एनी विच वे, तो ये है पॉइंट। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 5 में क्या डिसाइड करके देता है। सेक्शन 5 में मेरे हिसाब से आज जो सूर्यकांत जी ने जो टिप्पणी जो दी है कि ये कैसे हो जाएगा कि पटवारी या पुलिस वाला सेक्शन 5 में तो आ जाएगा और ये MLA MP छूट जाएंगे, तो इस पे ये लोग डिसाइड करके देंगे, मोस्ट लाइकली डिसाइड करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये केस की अपील में दिल्ली हाई कोर्ट को इन्होंने बता दिया है कि क्या करना है ना। दिल्ली हाई कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस की ट्रायल कोर्ट, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में अगर कोई लूप होल्स हैं तो वो कंसिडर करेंगे। बस वो इस पॉइंट की डिटर्मिनेशन की सेक्शन 5 में MLA MP आ रहा है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करके दे देगा, उनको उस बात को करने की जरूरत नहीं। बाकी वो सारा एविडेंस को बेसिकली एक बार ही देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट ने सही काम करा था या गलत काम करा था। That's about it. All right, wishing you all the very best. आपने और लेक्चर्स इस चैनल पे एक्सप्लोर करने हो, so please do so. And may God bless you. We are just about to enter in 2026. I know 2025 has been a difficult period for a lot of us. So wishing you folks all the very best. Have a very good life ahead. See you in 26. Take care. Bye.